नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसके बिना हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा है। हम बात कर रहे हैं मुगल शासन के सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। जब साल 1556 में अकबर के पिता हुमायूं की अचानक मृत्यु हुई, तब अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी। इस उम्र में बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते हैं। उस उम्र में अकबर को एक बिखरे हुए साम्राज्य का भार संभालना पड़ा। अकबर को लिखने पढ़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी याददाश्त गजब की थी और किताबें पढ़वा कर सुनने का उसे बड़ा शौक था। शुरुआत में उसके अभिभावक बैरम खान ने राजकाज और युद्ध की पूरी जिम्मेदारी संभाली। उत्तर भारत में मुगलों के पैर अभी पूरी तरह जमे भी नहीं थे कि पहला बड़ा संकट सामने आ गया, हेमू के रूप में। हेमू अफगान राजाओं का एक बेहद ताकतवर सेनापति था, जिसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां और हेमू के बीच एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई, जिसमें हेमू की हार हुई और दिल्ली आगरा पर मुगलों का दोबारा अधिकार हो गया। बालिग होने के बाद अकबर ने बैरम खां से सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपने साम्राज्य का प्रसार करना शुरू किया। अकबर बहुत समझदार था। वह जानता था कि भारत पर राज करना है तो यहाँ के वीर राजपूतों से दुश्मनी मोल लेकर काम नहीं चलेगा। इसलिए उसने राजपूतों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजा मान सिंह जैसे काबिल राजपूतों को अपने प्रशासन ने सबसे ऊंचे पदों पर बिठाया। यद्यपि उसे महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त राजाओं के कड़े विरोध और युद्ध का सामना भी करना पड़ा और अंततः चित्तौड़ और रणथंभौर के किलों पर मुगलों का कब्जा हुआ। अकबर ने गुजरात और बंगाल को भी जीता। ये दोनों ही क्षेत्र व्यापार के लिहाज से सोने की चिड़िया थे। गुजरात से अरब और यूरोप का व्यापार होता था, तो बंगाल से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया का। यहाँ से मुगलों को भारी मात्रा में कर मिलने लगा। 1595 तक अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और अफगानिस्तान के कंधार तक अपनी जीत का परचम लहरा दिया। इसके बाद उसने दक्षिण की ओर रुख किया और कड़े मुकाबले के बाद अहमदनगर, बरार और खानदेश के कुछ हिस्सों को जीतकर मुगल साम्राज्य की सीमा गोदावरी नदी तक बढ़ा दी। अकबर का प्रशासन बेहद ही विशिष्ट था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने अपने शासन में शामिल किया। यह मनसबदारी व्यवस्था भारतीय, मध्य एशियाई और फारसी तौर तरीकों का एक शानदार मिक्सचर था। उसके प्रशासन की सबसे बड़ी खासियत थी मनसबदारी। मनसबदारी क्या थी? हर छोटे बड़े अधिकारी, अमीर या सैनिक कमांडर को एक पद दिया जाता था जिसे मनसब कहा जाता था। यह मनसब 10 से लेकर 5,000 तक की रैंक का होता था, जो यह तय करता था कि उस अधिकारी के पास कितने सैनिक रहेंगे। यह पद वंशानुगत नहीं था, यानी मनसबदार की मौत के बाद उसका बेटा सीधा उस पद पर नहीं बैठ सकता था। उसे अपनी योग्यता साबित करनी होती थी। इससे कोई भी अधिकारी राजा से ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाता था। इसके अलावा अकबर अधिकारियों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी करते रहते थे, ताकि वे एक जगह रहकर अत्याचारी न बन सके। प्रशासन चलाने के लिए वजीर, जो लगान व्यवस्था देखता था, और बख्शी, जो सेना का प्रबंध करता था, मुख्य थे। शहरों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कोतवाल की होती थी, जो ठगी रोकने के लिए नाप तोप के बांटों की जांच भी करता था और जनगणना का रिकॉर्ड भी रखता था। अकबर का जनता से बेहद जुड़ाव था। वो अपने महल के झरोखे पर आकर आम जनता को दर्शन देते थे। दीवाने आम में आम फरियादियों से मिलते थे और दीवाने खास में अपने मंत्रियों के साथ गुप्त सलाह मशविरा भी करते थे। मुगल साम्राज्य की कमाई के दो बड़े जरिए थे, व्यापार कर और जमीन का लगान। लगान व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अकबर ने अपने सबसे काबिल मंत्री राजा टोडरमल को सौंपा।
तोडरमल ने बहुत सावधानी से जमीन की पैमाइश की और फसल की उपज का पूरा लेखा जोखा तैयार किया। तय हुआ कि राज्य उपज का 1/3 हिस्सा लगान के रूप में लेगा और किसानों को यह छूट दी गई कि वे इसे अनाज के साथ नगद भी नगद में भी चुका सकते थे। इससे किसानों को भी आसानी हुई और सरकारी भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी। भले ही अकबर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे ज्ञान और कला के सबसे बड़े कदरदान थे। उनके दरबार में नवरत्न शामिल थे। मुगल साम्राज्य की राजभाषा फारसी थी। अकबर के सबसे करीबी दोस्त अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जिसका एक मशहूर भाग आईने अकबरी है। आईने अकबरी में उस दौर के नियम कानून और लगान की पूरी जानकारी दी गई है। अबुल फजल के भाई फैजी फारसी के बड़े कवि थे। अकबर के ही काल में महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। इसी दौर में हिंदी साहित्य भी खूब फला फूला। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना अवधि में की और रहीम के दोहे घर घर गाए जाने लगे। संगीत के सम्राट तानसेन अकबर के दरबार की शान थे। उन्होंने कई नए राग बनाए, जिनमें से राग दरबारी उन्होंने खास तौर पर अकबर के लिए तैयार किया। लघु चित्रकारी। इस दौर में भारत और फारस की मिलीजुली शैली में सुंदर छोटे छोटे चित्र बनाए जाने लगे। इनमें गुजरात, कश्मीर और दक्षिण के चित्रकारों ने कमाल का काम किया। अब ताड़ के पत्तों की जगह चीन से आयातित और भारत में बने कागज पर किताबें हाथ से लिखी जाने लगी थी। वास्तुकला के बारे में देखें, फतेहपुर सीकरी अकबर ने आगरा के पास एक नया शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी। यहाँ वे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर के कारण आए थे। यहाँ के लाल पत्थरों के महल और इमारतें भारतीय, मध्य एशियाई और फारसी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। दिल्ली में अपने पिता हुमायूं का जो मकबरा अकबर ने बनवाया, वह भी एक खूबसूरत बाग के बीचों बीच स्थित है, जिसमें एक विशाल शानदार दरवाजा है। यही मुगल वास्तुकला की पहचान बन गया। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में देखें। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक दार्शनिक सोच रखने वाला इंसान भी था। फतेहपुर सीकरी में उसने एक इबादत खाना बनवाया, यानी प्रार्थना भवन। शुरुआत में यहाँ सिर्फ मुस्लिम विद्वान आते थे, लेकिन बाद में अकबर ने हिंदू, पारसी, जैन और पुर्तगाली ईसाई पादरियों को भी आमंत्रित किया। अकबर का मानना था कि हर धर्म एक ही ईश्वर की तरफ इशारा करता है, तो फिर लोग आपस में लड़ते क्यों हैं? इसलिए उसने सब धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया नैतिक मार्ग सुझाया, जिसे दीन इलाही यानी एक ईश्वर का धर्म कहा गया। उसने अपनी प्रजा को शांति, सहिष्णुता और जीव हिंसा न करने की सीख दी। उसने सती प्रथा का घोर विरोध किया और अपराधियों के अंग भंग करने जैसी क्रूर सजाओं पर रोक लगाई। हालांकि उसने कभी किसी को यह नया मार्ग मानने के लिए मजबूर नहीं किया। राजा मान सिंह जैसे करीबियों ने इसका खुलकर विरोध किया, तो अकबर ने उनके विचारों का भी पूरा सम्मान किया। अकबर को महान सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझते थे। उनकी सोच बहुत हद तक सम्राट अशोक जैसी थी, जो पूरे भारत को धार्मिक और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठाकर एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। साल 1605 में इस महान और निर्भीक बादशाह की मृत्यु हो गई। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में एक बेहद सादगी भरे लेकिन प्रभावशाली मकबरे में दफनाया गया, जो आज भी उनके महान व्यक्तित्व की गवाही देता है। तो दोस्तों, यह थी इतिहास के उस बादशाह की कहानी, जिसने तलवार के दम पर ही नहीं, बल्कि दोस्ती और सहिष्णुता के दम पर हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और दिलचस्प पन्ने के साथ। धन्यवाद।